सोचिए, 19वीं सदी की शुरुआत का वक्त है। साइंटिस्ट को ये तो पता है कि केमिकल्स मिलाने पर क्या होता है, मतलब रिएक्शन का व्हाट तो मालूम है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। ऐसा क्यों होता है? इन रिएक्शंस के पीछे का असली फंडामेंटल रीजन आखिर है क्या? आज हम उसी जीनियस से मिलेंगे जिसने केमिस्ट्री के इस सबसे बड़े क्यों का जवाब दुनिया को दिया। तो आज का हमारा मिशन कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम उन सुरागों को देखेंगे जिन्होंने सबको उलझा रखा था। ये हैं केमिस्ट्री के 3 बड़े नियम। फिर हम मिलेंगे अपने जासूस जॉन डाल्टन से। हम ये भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी से इस पूरी पहेली को सुलझाया। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि उनकी थ्योरी कितनी परफेक्ट थी और कहानी आगे कैसे बढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात ऐसी है कि डाल्टन के आने से पहले केमिस्ट्री कुछ बहुत पक्के नियमों पर चल रही थी। ये ऐसे रूल्स थे जो हर बार हर एक्सपेरिमेंट में सही साबित होते थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि किसी के पास कोई एक ऐसी सिंगल थ्योरी नहीं थी जो इन सारे नियमों को एक साथ समझा सके। ये केमिस्ट्री की सबसे बड़ी पहेली थी। पहला सुराग हमें दिया एंटोनी लेवोजियर ने। उनका नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये बहुत सिंपल सी बात कहता है, मैटर को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिन चीजों से शुरुआत की, उनका कुल वजन रिएक्शन के बाद बनी चीजों के कुल वजन के ठीक बराबर होगा। कुछ भी गायब नहीं होता, बस अपनी शक्ल बदल लेता है। इसको ऐसे समझते हैं, जब लकड़ी जलती है तो लगता है कि अरे लकड़ी तो गायब हो गई, बस थोड़ी सी राख बच गई। पर असल में लकड़ी धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में बदल जाती है। अगर लकड़ी, उसको जलाने वाली ऑक्सीजन और बाद में बची राख और निकली सारी गैसों का वजन किया जाए तो पता चलेगा कि कुल वजन तो बिल्कुल बराबर है। कमाल है। दूसरा सुराग आया जोसेफ प्राउस्ट की तरफ से। उनका नियम था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, या कह लें निश्चित अनुपात का नियम। ये नियम कहता है कि हर केमिकल कंपाउंड की एक फिक्स्ड रेसिपी होती है। मतलब कोई भी कंपाउंड हमेशा उन्हीं एलिमेंट्स से बनेगा और उन एलिमेंट्स के वजन का अनुपात भी हमेशा हमेशा एक जैसा ही रहेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पानी, H2O। पानी चाहे नदी का हो, बारिश का या किसी लैब में बना हो, अगर वो शुद्ध है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही होगा। ये रेसिपी कभी नहीं बदलती। ये एक यूनिवर्सल रूल था। अब आता है तीसरा और सबसे मजेदार सुराग, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए। ये नियम कहता है कि जब 2 एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर एक एलिमेंट का वजन फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे एलिमेंट का जो वजन अलग अलग कंपाउंड्स में उससे जुड़ता है वो आपस में एक बहुत ही सरल होल नंबर रेशियो में होता है। कंफ्यूजिंग लगा? चलिए इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन को ही देख लीजिए। ये मिलकर 2 अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब मान लीजिए हमने 12 ग्राम कार्बन फिक्स कर दिया, तो CO बनाने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन लगती है और CO2 बनाने के लिए उसी 12 ग्राम कार्बन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन लगती है। अब जरा ऑक्सीजन के इन दोनों वजन का अनुपात देखिए, 16:32। इसका सिंपल रेशियो क्या हुआ? 1:2। एकदम सिंपल, छोटा होल नंबर रेशियो। बस यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अब पहेली सबके सामने थी। साइंटिस्ट के पास 3 नियम थे। उन्हें पता था कि क्या हो रहा है। वजन बराबर रहता है, रेसिपी फिक्स्ड है और अनुपात सिंपल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्यों? इन नियमों के पीछे की वजह क्या थी? केमिस्ट्री को अब अपने हीरो का, अपने जासूस का इंतजार था। और फिर साल 1803 के आसपास सीन में एंट्री होती है जॉन डाल्टन की। वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे जो इन सभी बिखरे हुए सुरागों को देख रहे थे और उनके बीच एक पैटर्न, एक गहरा कनेक्शन ढूंढ रहे थे। उन्होंने इन 3 अलग अलग नियमों को उठाया और एक ऐसी थ्योरी दी जिसने केमिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। डाल्टन का जो सोल्यूशन था वो बहुत ही शानदार और सरल था। उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी को 4 मेन आइडियाज या कह लें पोस्टुलेट्स में दुनिया के सामने रखा और यही 4 आइडियाज उस बड़ी पहेली का जवाब थे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहले 2 आइडियाज थे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। डाल्टन ने कहा हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है जिन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। इन्हें हम एटम कहते हैं। इसे लेगो ब्रिक्स की तरह समझिए। उन्होंने कहा कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम, मतलब
एक ही रंग के सारे लेगो ब्रिक्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, वजन में, साइज में, हर तरह से। और अलग-अलग एलिमेंट्स के एटम यानी अलग-अलग रंग के लेगो ब्रिक्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अगले 2 आइडियाज बताते हैं कि ये लेगो ब्रिक्स यानी एटम्स आपस में खेलते कैसे हैं। तीसरा आइडिया ये था कि एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन में वो बस अपनी जगह बदलते हैं, रीअरेंज होते हैं। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी था, एटम्स हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं। भाई आधा लेगो ब्रिक तो नहीं जोड़ सकते हैं ना, वो हमेशा 1:1, 1:2 या 2:3 जैसे सिंपल रेशियो में ही जुड़ते हैं। तो अब हमारे पास डाल्टन के 4 पॉस्ट्यूलेट्स हैं और अब आता है वो अरे वाह वाला पल। चलिए देखते हैं कि कैसे इन 4 सिंपल से आइडियाज ने उन 3 बड़े और रहस्यमय नियमों को एक झटके में एक्सप्लेन कर दिया। पहला नियम याद है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डाल्टन की थ्योरी ने कहा कि एटम्स अब रीअरेंज होते हैं, खत्म नहीं होते। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अगर रिएक्शन की शुरुआत और आखिर में एटम्स की गिनती बराबर है तो कुल वजन भी तो बराबर ही रहेगा। पजल का पहला टुकड़ा अपनी जगह पर फिट हो गया। अब दूसरा नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, वो फिक्स्ड रेसिपी वाला। डाल्टन की थ्योरी कहती है कि एटम्स एक फिक्स्ड नंबर रेशियो में जुड़ते हैं, जैसे पानी हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से बनता है। अब सोचिए, अगर हर एटम का अपना फिक्स्ड वजन है और वो जुड़ते भी फिक्स्ड नंबर रेशियो में है, तो उनके कुल वजन का रेशियो भी तो हमेशा फिक्स्ड ही होगा। दूसरा टुकड़ा भी अपनी जगह पर आ गया। और आखिर में वो सबसे मुश्किल पहेली, मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नियम कहता था कि वजन का अनुपात 1:2 जैसा सिंपल होता है। डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है कि एटम्स पूरी यूनिट में जुड़ते हैं। तो एक कार्बन एटम या तो एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ेगा CO, या फिर 2 ऑक्सीजन एटम से जुड़ेगा CO2। एटम्स का यही 1:2 का रेशियो सीधे सीधे उनके वजन का भी 1:2 का रेशियो बना देता है। और बस इसी के साथ डाल्टन ने पूरी पहेली को सुलझा दिया। डाल्टन की थियरी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं। इसने केमिस्ट्री को एक नई राह दिखाई। लेकिन साइंस कभी एक जगह रुकती नहीं है। जैसे जैसे नई खोजें हुईं, ये भी पता चला कि डाल्टन की कहानी में कुछ छोटी मोटी कमियां थीं, पर इन्हें गलतियों की तरह नहीं बल्कि कहानी के अगले चैप्टर की तरह देखना चाहिए। डाल्टन का एक मेन आइडिया था कि एटम अविभाज्य है, उसे और नहीं तोड़ा जा सकता। पर बाद में साइंटिस्ट ने एटम के अंदर भी झांक कर देख लिया और उन्हें मिले उससे भी छोटे पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो पता चला कि एटम को तो तोड़ा जा सकता था। डाल्टन का एक और बड़ा आइडिया था कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम बिल्कुल एक जैसे होते हैं, खासकर वजन में। लेकिन फिर खोज हुई आइसोटोप्स की। इनसे पता चला कि एक ही एलिमेंट के एटम्स का वजन भी थोड़ा अलग-अलग हो सकता है। जैसे क्लोरीन के कुछ एटम का मास 35 होता है तो कुछ का 37। इन कमियों के बावजूद डाल्टन की थ्योरी की अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने मैटर के नेचर को लेकर जो गहरी समझ दिखाई वो कमाल की थी। उनके आइडियाज ने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जिसे बाद के साइंटिस्ट्स ने सुधारा और आगे बढ़ाया। इसीलिए जॉन डाल्टन को मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का जनक कहा जाता है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? डाल्टन की थ्योरी इतनी पावरफुल इसलिए थी क्योंकि इसने 3 अलग-अलग ऑब्जर्वेशंस को लिया और उन्हें एक सिंगल, सिंपल और टेस्ट किए जा सकने वाले आइडिया से जोड़ दिया, एटम का आइडिया। यही तो साइंस की असली ताकत है, बिखरे हुए फैक्ट्स में एक यूनिफाइंग पैटर्न ढूंढ निकालना। डाल्टन ने एटम को एक ठोस छोटी सी गेंद की तरह सोचा था, पर अब हम जानते हैं कि वो उससे भी छोटे कणों से बना है। तो ये हमें एक नए और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एटम एक ठोस गेंद नहीं है तो फिर वो असल में दिखता कैसा है? और यहीं से शुरू होता है कहानी का एक और नया